स्वागत है आपका एनबीएस पॉडकास्ट के नए एपिसोड में। और जल्दी से शुरू करते हैं आज का किस्सा। किस्सा है जशनजीत सिंह का। जशनजीत सिंह कनाडा में रहते हैं। कुछ समय पहले ये कनाडा में गए थे, जैसा कि आमतौर पर पंजाब में काफ़ी लोग जाते हैं स्टूडेंट वीज़ा के तौर पर, और साथ के साथ ही पार्ट टाइम जॉब भी करते हैं। अब जशनजीत काफ़ी समय से कुछ ज़्यादा परेशान चल रहे थे, क्योंकि कर्ज लेकर ये कनाडा में आए थे और उसकी वजह से जहाँ पर ये काम कर रहे थे वहाँ पर भी कोई इनको बहुत ज़्यादा पेमेंट मिल नहीं रही थी, सैलरी मिल नहीं रही थी, और इनका तो खर्च ही बड़ी मुश्किल से पूरा हो पा रहा था। अब कर्जा उतारना, घर पे भी पैसे भेजना, ये सब चिंताओं से ग्रसित थे ये जशनजीत। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो इनके लिए थी इनका जो अकोमोडेशन थी, क्योंकि सबसे ज़्यादा अकोमोडेशन का ही खर्चा आ रहा था। हर रोज़ इनकी चिंता बढ़ती जा रही थी, क्योंकि इनको अब ये लगने लगा था कि शायद ये अब तो पढ़ाई भी पूरी कर नहीं पाएंगे। इसके लिए इनको जैसे तैसे करके कोई बहुत सस्ती जगह ढूंढनी पड़ेगी, या फिर ऐसी शेयरिंग वाली जगह ढूंढनी पड़ेगी जहाँ पर ज़्यादा स्टूडेंट्स रहते हैं और उसकी वजह से जो इनका खर्च है कम हो जाएगा। लेकिन इनकी बात कहीं पर बन नहीं रही थी। अब इनके जो स्टोर था वहाँ पर एक रेगुलर कस्टमर आते थे, और धीरे धीरे इनकी उनके साथ काफ़ी ज़्यादा अच्छी बनने लग पड़ी। वो थोड़े से ओल्ड एज थे, और उनका एक शहर से थोड़ी सी बाहर एक फार्म हाउस था जो कुछ देर से खाली पड़ा था। बकौल इनके कि उस फार्म हाउस में ये रहते थे अपने बेटे के साथ, अपनी पत्नी के साथ। अब कुछ समय पहले इनकी पत्नी की एक्सीडेंट में मौत हो चुकी थी, और जो इनका बेटा है अब वो बड़ा हो चुका था, और अब वो यूके गया हुआ था अपने बिजनेस के पर्पस से, और वो काफ़ी लंबा वहाँ पर रहने वाला था। इसलिए अब ये जो फार्म हाउस था अकेले इनके लिए रहना मुश्किल हो रहा था, क्योंकि ओल्ड एज होने की वजह से ग्रोसरी वगैरह जो है कोई बहुत ज़्यादा, ग्रोसरी की शॉप्स बहुत ज़्यादा पास नहीं थी, और किसी भी इमरजेंसी में इनके लिए दिक्कत खड़ी हो सकती थी। तो अब जब धीरे धीरे दोनों की फ्रेंडली बातें होती, तो फिर उनके कस्टमर को ये पता लगा कि जशनजीत सिंह काफ़ी परेशानी में है और उनका तो गुजारा भी जो है वो पूरा हो नहीं पा रहा। फिर उन्होंने ऑफ़र किया जशनजीत सिंह को कि बेटा एक काम कर सकते हो कि तुम फार्म हाउस में रह सकते हो। तो जशनजीत जी कहते हैं कि अंकल फार्म हाउस तो जहाँ पर मैं रह रहा हूँ उससे भी काफ़ी महंगा पड़ेगा, और मेरे से तो यहाँ का खर्चा नहीं दिया जा रहा, तो मैं वहाँ कहाँ रहूँगा। अंकल कहते हैं कि बेटा नहीं नहीं, तुम समझे नहीं। अब देखो वो फार्म हाउस खाली पड़ा है, अब ऐसा मत समझो कि मैं तुम पर कोई एहसान कर रहा हूँ। वहाँ पर देख रेख के लिए भी मुझे कोई चाहिए, और क्यों ना तुम वहाँ पे रहो। शहर से कुछ ही दूरी पर है, साइकिल पर आ जाया करना, तुम्हारी पढ़ाई भी चलती रहेगी, खर्चा भी तुम्हारा कम हो जाएगा, कम नहीं काफ़ी कम हो जाएगा, और मेरा फार्म हाउस है वो भी खुला रहेगा, कोई समस्या नहीं आएगी। जशनजीत को आइडिया तो अच्छा लगता है, लेकिन जशनजीत बंदे हैं सेल्फ रिस्पेक्ट वाले। ऐसा नहीं कि भाई किसी ने तरस खाकर खैरात दी और ले ली। जशनजीत जाके फार्म हाउस देखते हैं। फार्म हाउस थोड़ा सा बाहर की तरफ था, ऐसा भी बिल्कुल नहीं था कि वीराना था, इक्के दुक्के घर थे, रहा जा सकता था, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। लेकिन सिर्फ एक बात की समस्या थी कि वहाँ पर ये बिना पैसे के रहना नहीं चाहते थे, और किसी भी हालत में नहीं रहना था इन्हें। वो जो कस्टमर हैं काफ़ी कोशिश करते हैं, लेकिन जशनजीत मानते नहीं हैं। तो बात एक चीज़ से बन जाती है कि एक ऐसा काम करते हैं, तुम मुझे मिनिमम जो है वो दे दो, और मैं ये समझूंगा कि मेरे फार्म हाउस का रख रखाव के लिए मैंने किसी को पे किया है। लेट से कि अगर $1000 फ़ी है, $1000 रेंट है फार्म हाउस का, तो तुम मुझे सिर्फ $200 दोगे, और मैं समझूंगा कि $800 मैं पे कर रहा हूँ तुम्हें इस फार्म हाउस को मेंटेन रखने के लिए, इसकी टेक केयर करने के लिए। और जहाँ तक रही बात की मतलब तुम्हारे अकेलेपन की, उसका इलाज भी मेरे पास है।
कुछ दिन पहले मेरे पास एक सिक्योरिटी गार्ड आया था और वो कहता था कि मेरे जो 15 दिन होते हैं वो नाइट शिफ्ट होती है, 15 दिन की डे शिफ्ट होती है, तो तुम मुझे आप रेंट के लिए दे दो। तो मैंने तब माना नहीं था कि भाई, मुझे वो बंदा स्ट्रेंजर टाइप था तो मैंने किया नहीं। तो अगर तुम में सही लगे तो देख लो। वो बंदा जो है वो बेसिकली यूरोप का है, पोलैंड के आसपास उसका जो रिहाइश है, शायद पोलैंड का ही है, मुझे पक्का नहीं पता, लेकिन कह रहा था ऐसे ही। तो अगर तुम्हें सही लगे तो तुम रह के देख लेना। अब जशन जी सोचते हैं कि भाई अकेले इतना बड़ा फार्म हाउस है, चलो देखते हैं, बात करके देखते हैं। खैर ये शिफ्ट हो जाते हैं जशनजीत जी, और साथ के साथ ही अब इंतज़ार हो रहा होता है उस सिक्योरिटी गार्ड का। फ़ोन पर बात करने की कोशिश होती है लेकिन जो नंबर उन्होंने दिया होता है वो लग नहीं रहा होता। अब 15 दिन बीत जाते हैं और शायद ये वही 15 दिन थे जब उस सिक्योरिटी गार्ड की रात की ड्यूटी होती होगी या उस समय ड्यूटी होती होगी कि वो घर पे आया ही नहीं। एक रोज़ रात को दरवाज़ा जो है वो खटकता है और ये अंदर से आवाज़ लगाते हैं कि कौन है। तो बाहर से जो आवाज़ आती है वो आवाज़ आती है माइक, इट्स माइक। तो ये कहते हैं कि कौन माइक? तो वो कहते हैं कि वो सिक्योरिटी गार्ड जिसके बारे में आपसे लैंडलॉर्ड ने बात की थी, लैंडलॉर्ड ने। तो ये समझ आते हैं कि भाई जो ये बंदा है जानकार ही है, तो ये दरवाज़ा खोलते हैं और उसको वेलकम करते हैं। और भाई पूछते हैं कि भाई आपने तो यहाँ पर इमीडिएट रेंट पे बात होगी होगी और आप तो काफ़ी दिन बाद आए हैं। तो वो कहता है कि भाई ऐसे ही है, जहाँ पर मेरी ड्यूटी थी तो रात के समय में ड्यूटी थी, फिर मैंने दिन के समय में यहाँ पर क्या आगे करना था, कुछ दिन मैं वहीं पर रह लिया। अब मैंने सोचा कि चलो फार्म हाउस में आप भी आ गए हैं तो इसी बहाने मिल भी लिया जाए, साथ के साथ ही एक हो जाएगा, साथ हो जाएगा। जसनजीत को भी बात ठीक लगती है और बातचीत से जो वो आदमी है वो भी कोई ठीक लगता है, कुछ ऐसी उसको समस्या नहीं लगती कि जिससे थोड़ा सा क्वेश्चन रह जाए। अब फार्म हाउस में वो रूम काफ़ी बड़े थे, काफ़ी ज़्यादा भी थे, तो कोई ऐसे भी नहीं थे कि शेयरिंग में रहना पड़ेगा। अब ये अपने अपने रूम जो है वो सिलेक्ट कर लेते हैं। जशनजीत ने तो पहले ही रूम सेलेक्ट किया था और ये अपना रूम सेलेक्ट करता है जो माइक होता है और ये रहना शुरू कर देते हैं। अगले दिन जब जशनजीत उठते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा महसूस करते हैं कि उनको एक एक तरह की वीकनेस महसूस हो रही है। ये सोचते हैं कि भाई मतलब काम कुम तो ठीक है, कुछ ज़्यादा मैंने किया नहीं है और ऐसा भी नहीं है कि इतनी थकावट हुई होगी जो अभी तक मेरी पूरी नहीं हुई। ये माइक से बात करते हैं कि भाई मुझे ना बड़ा फील हो रहा है, बड़ा हैवी फील हो रहा है, तुम्हें भी कुछ ऐसा महसूस हो रहा है? और माइक जैसे अचानक से हाँ हाँ यस यस, मुझे भी मतलब अपनी नॉर्मल इंग्लिश लैंग्वेज में कि हाँ मुझे भी ऐसा कुछ महसूस हो रहा है। जैसे ये सोचते हैं कि भाई खैर कुछ ज़्यादा इस चीज़ को वो करते नहीं है, इस चीज़ पे गौर करते नहीं है और वो नहाने जाते हैं। लेकिन जब वो नहाने जाते हैं और जब कपड़े उतारते हैं तो वो एक चीज़ नोट करते हैं कि उनके शरीर पर बिल्कुल हल्के हल्के खरोंचों के निशान हैं। ये अपने नाखून देखते हैं कि भाई मेरे नाखून तो बड़े नहीं है, नाखून बिल्कुल ठीक थे। कि कई बार इंसान रात को सोते खुजलाता है और उससे कई बार निशान पड़ जाते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन वो जो निशान थे गहरे तो नहीं थे लेकिन बहुत बड़े थे और शायद इसी की वजह से इनको वीकनेस फील हो रही थी। क्या कोई ऐसा कुछ रात को था जो इनको परेशान कर रहा था? अब ये थे पंजाबी और आमतौर पर भूत प्रेत ये सब कुछ तो पता ही होता है सबको, इनके दिमाग में ये बात आती है। लेकिन अब इनको यहाँ पर रहते हुए काफ़ी दिन हो गए थे, ऐसा कुछ इनको महसूस हुआ नहीं कि जिसके बारे में ये सोच सकें कि कुछ ऐसी पैरानॉर्मल इस घर में एक्टिविटी हो रही है। खैर ये इसके बारे में ज़्यादा बात करते नहीं हैं और ऐसे ही अब दिन गुजरने शुरू हो जाते हैं। रात के समय में माइक आ जाता था, बकौल उसकी दिन की ड्यूटी थी और वो रात के समय में आता था। अब जो इनकी सेहत है वो दिन ब दिन डाउन होने लग पड़ी। एक बार तो हद होगी क्योंकि जब ये नहाने के लिए गए तो इन्होंने देखा कि इनकी चेस्ट के इस तरफ एक बहुत बड़ा हाथ का निशान था, घाव की तरह। लेकिन इससे भी ज़्यादा हैरानी वाली बात थी कि इनको दर्द नहीं हो रही थी बिल्कुल भी। निशान घाव का था लेकिन दर्द नहीं हो रही थी। ये हड़बड़ाहट में माइक के पास जाते हैं और माइक को बताते हैं कि कुछ तुम्हें अनयूजुअल अपनी बॉडी में महसूस हुआ। आज माइक भी अपनी
शर्ट को पीछे करके कहता है कि क्या इसकी बात कर रहे हो। अब ये दोनों जाने बहुत ज़्यादा डर चुके थे, क्योंकि इनको ये लग रहा था कि हो ना हो इस घर में कुछ ना कुछ ऐसा गड़बड़ है, कुछ ना कुछ ऐसी समस्या है जिसके बारे में इस घर के मालिक ने हमें बताया नहीं और शायद हमें ठगा गया है इस चीज़ को लेकर। क्योंकि एक इंसान के साथ अगर बात हो तो माना जा सकता है, लेकिन दो इंसानों के साथ ऐसी बात हो, ये बड़ी अजीब बात है। वहीं दूसरी ओर जहां जशनजीत सिंह अपने आप को कुछ दिनों से काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर महसूस कर रहे थे, उनकी जॉब पर भी वो सारा दिन उनको ऐसा फील होता था कि उनकी एनर्जी काफ़ी कम है। मेडिसिन भी ली, उसके बावजूद उनका यही हाल था। और माइक भी कुछ ऐसा ही बयां करता था कि उसकी भी जॉब ठीक नहीं चल रही और कुछ ना कुछ समस्या है। बात यहाँ तक तो पहुंची थी, लेकिन अब रात के समय में जशनजीत को कुछ घुर्राने की आवाज़ें आने लग पड़ी अपने आसपास, अपने कमरे के इर्द गिर्द। जशनजीत हड़बड़ाता हुआ माइक के कमरे के पास गया, उसको उठाया और माइक कह रहा था कि मुझे भी ऐसी आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। ये दोनों काफ़ी ज़्यादा डर चुके थे और इनको लगभग लगभग इस चीज़ के बारे में ये बात महसूस हो रही थी, या इसके बारे में ये पक्का कर चुके थे कि हो ना हो कुछ ऐसी यहाँ पर एंटिटीज़ हैं, कुछ ऐसी ताकतें हैं जिसकी वजह से हमें इस चीज़ में परेशानी हो रही है। और ये खास तौर पर जशनजीत अब इस चीज़ को लेकर परस्यू करने लग पड़े थे कि भाई हम ये घर को छोड़ देंगे। वही माइक था, अब थोड़ा सा हड़बड़ाता है और कहता है कि भाई इस बात को लेकर अगर हम घर छोड़ेंगे तो गलत बात है, हमें पहले पता करना चाहिए कि आखिर ये हमारे साथ हो क्यों रहा है। क्या जो ये अंकल है उनकी कोई चाल है या फिर ये कुछ और बात है। जशनजीत कहते हैं कि भाई हमें इस बात से कोई लेना देना नहीं है, जो मर्जी हो यहाँ पर जो हो हमें उससे कुछ लेना देना। सिर्फ एक बात मायने रखती है कि इस जगह पर रहने से हमें कोई समस्या हो रही है और इसके बारे में मैं अंकल से बात करना नहीं चाहता। अंकल के साथ मेरे काफ़ी फ्रेंडली रिलेशन है और मैं वो रिश्ता ख़राब नहीं करना चाहता। हो सकता है कि अंकल को भी ना पता हो, और अगर हमने बात कर दी तो वो इस चीज़ को महसूस करेंगे कि शायद ये सोच रहे हैं कि मैंने ये जानबूझकर किया। इसकी वजह से ये इस चीज़ के हक में नहीं थे कि कुछ इस तरीके का हो। अब जशनजीत की माइक के साथ अच्छी दोस्ती हो गई थी, जिसकी वजह से ये दोनों, या जशनजीत ये खास तौर पर चाहता था कि जहाँ पर भी ये जाएं, शेयरिंग में जाएं, इकट्ठे जाएं। इनको माइक का स्वभाव काफ़ी अच्छा लगता था। अब एक रात जब जशनजीत अपने घर उस फार्म हाउस में काम करके वापस आते हैं, तो आज माइक काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड लग रहा था। माइक कह रहा था कि लगता है कि मुझे पता लग गया है कि इन सारे हादसात के पीछे की वजह क्या है। खैर, अब जशनजीत जो हैं वो कहते हैं कि क्या चीज़ है बताओ। तो माइक कहता है कि मैंने इस पर काफ़ी रिसर्च की है। ये एक बड़े ख़ास टाइप का प्रेत होता है जो उस ज़मीन के नीचे की तरफ उसकी निशानियाँ होती हैं कुछ, यानी कि कुछ फीट नीचे जाकर ना गुफा नुमा कुछ चीज़ बनी होती है। अगर वो गुफा नुमा चीज़ हमें मिल जाए तो ये बात पक्की हो जाती है कि इस जगह पर उस प्रेत का वास है। जशनजीत को ये बात काफ़ी अटपटी लगती है कि भाई ज़मीन के नीचे गुफा हो तो मतलब माना जाएगा कि प्रेत है। तो जशनजीत सर खुजलाते हुए कहते हैं कि भाई इस चीज़ का हमसे क्या लेना देना, हमें ये जगह ठीक नहीं लग रही, किसी न किसी बहाने से हम इस जगह से निकल जाएंगे। तो माइक कहता है कि नहीं, हम पता करेंगे इस जगह के बारे में, इस प्रेत के बारे में। हम इस फार्म हाउस की ज़मीन को खोदेंगे, कुछ 15 या 20 फीट का कुछ था इतना, और देखेंगे कि वहाँ पर कुछ ऐसी गुफाएं हैं कि नहीं। तो जशनजीत कहता है कि भाई दो बातें हैं। पहली बात तो ये प्रॉपर्टी हमारी नहीं है, दूसरी बात यह है कि 10-12 फीट 15 फीट नीचे खोदेंगे तो हमें क्या पता कि जहाँ पर हम खोद रहे हैं वहाँ पर एक गुफा मिलेगी जिससे पता लगेगा कि कोई पिशाच है जो ऐसी हरकतें कर रहा है और यहाँ पर उसका वास है, और भाई उसको क्यों जगाना। हम इससे पहले चले जाते हैं, हमें पकड़ लेगा। कुछ ऐसी फनी बातें भी होने लग पड़ी। तो माइक कहता है कि भाई एक तो तुम कहते हो कि तुम्हारा उस अंकल के साथ काफ़ी अच्छा रिलेशन है, तो क्या तुम उस अंकल की मदद नहीं करोगे ये पता लगाने के कि उसका जो फार्म हाउस है सच में वो कुछ शराबी तो नहीं हो सकता। बेचारा अंकल हमारे जाने के बाद
इस फार्म हाउस में आ जाए और उसके साथ कुछ हो जाए। अब तो हम दो हैं, जवान भी हैं, इसकी वजह से हमें ठीक महसूस हो रहा है कि भाई कम से कम मर तो नहीं रहे, कुछ अटपटा सा तो लग रहा है लेकिन मर तो नहीं रहे। वहीं अगर अंकल आ गए तो अगर कुछ ऐसा हो जाए। अब जशनजीत ये बात सोचते हैं और ये बात सोच के वो थोड़े से इमोशनल भी हो जाते हैं कि भाई बात तो ठीक है, लेकिन अगर हम ये गड्ढा खोदेंगे तो अंकल को पता लग गया तो वो जो माइक है वो कहता है कि इतने दिन हो गए हैं अंकल, एक बार भी आए? स्टोर में तो आते हैं लेकिन यहाँ पर तो आते नहीं, तुम पर बड़ा विश्वास करते हैं। अब जशनजीत सोचते हैं कि ये बात भी ठीक है भाई। अब तैयारियां सारी शुरू हो जाती हैं, जो टूल्स वगैरह होते हैं, फावड़े वगैरह सब कुछ लेकर आ जाते हैं कि हम इतना नीचे तक जाएंगे और उसके बाद फिर हम देखेंगे कि क्या निकलता है नीचे से। थोड़ा बहुत तो जशनजीत भी एक्साइटेड थे। हालांकि जशनजीत और माइक इतने कमज़ोर हो चुके थे कि शायद ये काम उनसे इतनी जल्दी ना होता, लेकिन फिर भी एक्साइटमेंट में इंसान थोड़ा सा ज़्यादा एफर्ट कर लेता और ये इन्होंने करना शुरू कर भी दिया। अब धीरे 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 जशनजीत और माइक खोदना शुरू कर देते हैं इस गड्ढे को। कुछ समय बाद जशनजीत को लगती है बहुत तेज प्यास। पास में उनके बोतल पड़ी होती है। वो बोतल पीने के बावजूद भी जशनजीत खड्डे से निकलते हैं जो अभी कुछ ही फीट खोदा हुआ था, और वो कहते हैं कि भाई मुझे प्यास बहुत ज़्यादा लग रही है और मैं ज़रा पानी लेकर आया। माइक कहता है कि ठीक है। जशनजीत उस खड्डे से बाहर निकलते हैं, फार्म हाउस का मेन गेट खोलते हैं, अपनी साइकिल निकालते हैं और जितनी तेज हो सकता है चलते हैं शहर की तरफ। जितनी तेज हो सकता है साइकिल चलाते हैं शहर की तरफ। इनकी जो साइकिल है वो थमती है जो अंकल है उनके फ्लैट के पास जाकर। अब ऐसा भी क्या हुआ कि जशनजीत गड्ढा खोदते खोदते इतनी जल्दी में उस गड्ढे से निकले और पानी पीने के बहाने जल्दी से साइकिल पकड़ी और पहुंच गए अंकल के पास। हुआ कुछ ऐसे कि जब माइक वो गड्ढा खोद रहा था ना, एक आवाज सुनाई दी जशनजीत को माइक से, जो एक नॉर्मल आवाज होती है जब कोई इंसान मेहनत कर रहा होता है और उसकी आवाज नहीं आती करने की। ऐसे ही माइक की कुछ आवाज आ रही थी, लेकिन गुर्राने की आवाज वो पहचान पा रहा था। ये वही आवाज थी जो रात के समय में जशनजीत को सुनाई देती थी। फिर जशनजीत अपनी छाती की तरफ देखता। वो जो हाथ का निशान था ना, वो अभी भी उसकी छाती पर कायम था। फिर वो बड़े ध्यान से माइक की छाती की तरफ देखता। वहां पर तो हाथ के निशान का कोई नामो निशान ही नहीं था। अब ऐसा कैसे हो सकता है कि लगभग एक ही समय में दोनों पर वो घाव का निशान पड़ा हो, और एक पर अभी निशान पूरा वैसे ही है और दूसरे पर उसका नामो निशान ही नहीं है। जशनजीत बहुत समझदार निकले। वो न चिल्लाए, ना उन्होंने कोई रिएक्ट किया। उन्होंने की एक्टिंग, अरे भाई बहुत प्यास है भाई, तुम पता नहीं कैसे खोद रहे हो, मुझसे तो खोदा नहीं जा रहा, मैं तो पानी पीता हूँ। ये पानी पीते हैं और उसके बाद फिर कहते हैं भाई ये तो पानी ख़त्म हो गया, मैं ज़रा पानी लेकर आता हूँ। फिर ये पानी लेने जाते हैं और उसके बाद जो होता है वो मैंने आपको बता ही दिया। ये सारी घटना जाके अंकल को बताते हैं A to Z कि ये मेरे साथ हुआ। अंकल भी बड़े परेशान। वो ऑन द स्पॉट पुलिस को फ़ोन करते हैं और पुलिस आती है तो ये फार्म हाउस की तरफ जाते हैं। अब फार्म हाउस में वो फावड़ा पड़ा हुआ था, कुछ छत तक गड्ढा खुदा हुआ था, लेकिन वहाँ पर माइक का नामो निशान ही नहीं। ना ही सिर्फ उस गड्ढे के आसपास माइक का नामो निशान था, बल्कि उसके जो बिलोंगिंग्स थे उस कमरे में, वहाँ पर भी उसका कोई नामो निशान नहीं। ऐसे जैसे कोई लेकर नहीं गया, बल्कि ऐसे जैसे कोई आया ही ना हो। जो माइक का फ़ोन किया गया था, उस पर जो नंबर दिया गया था उस पर कॉल की गई, लेकिन वो नंबर सर्विस में ही नहीं था।
उसके बाद उसकी जो कंपनी जिसके बारे में उसने बताया था वहाँ पर बात की गई, वहाँ पर माइक काम करता था नहीं, माइक काम करता है। अब जब यहाँ तक बात पहुँची तो माइक को बुलाया गया, लेकिन जो शख्स सामने आया वो माइक नहीं था जो कुछ दिनों से जशनजीत के साथ रह रहा था और जो अंकल के उस फार्म हाउस में रेंट पर आया था। तो फिर वो था कौन? वो शायद वही पिशाच था जो बहाने से जशनजीत का शिकार करना चाहता था, और शायद काफ़ी हद तक वो अपने मकसद में सफल भी हो चला था। बस ऐन मौके पर जशनजीत ने कुछ कड़ियों को जोड़ा और वो बचा, या कह सकते हैं कि मरते मरते बचा एक पिशाच के हाथों। अब जशनजीत सोचते हैं कि एक कड़ी जो मैं पहले जोड़ लेता तो शायद इस बात की नौबत ना आती कि भाई पहले 15-17 दिन तो ठीक रहे फार्म हाउस में, किसी तरीके की कोई दिक्कत थी नहीं। जिस दिन से कमबख्त से माइक आया था समस्या तो उसी दिन से आनी शुरू हुई ना। अगर मैं पहले इस चीज़ को भांप लेता तो शायद ये समस्या ना आती। अब जशनजीत बैक टू लाइफ आ चुके हैं, मतलब उसी जगह पे रह रहे हैं जहाँ पहले रहते थे, उतना ही रेंट पे कर रहे हैं। लेकिन उन्हें इस बात की तसल्ली है कि भाई पैसे हैं, आज कम है कल ज़्यादा हो जाएंगे, लेकिन जो जान है एक बार गई वापस थोड़ा आएगी। आई होप आपको ये किस्सा पसंद आया होगा। और जो कनाडा से इसको देखते हैं, भाई इंडिया में तो हम बड़ी बातें करते हैं कि भूत है, ऐसे प्रेत है। कनाडा में भी कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ रिकॉर्ड की जाती हैं, कुछ ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं जो मिस्टीरियस हैं, जो हॉरर है, जो हॉन्टेड हैं। क्या कुछ कनाडा में भी ऐसे घर हैं? क्योंकि मुझे पता है कि कनाडा से भी काफ़ी लोग देखते हैं, तो इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि कनाडा में भी कुछ ऐसे घर हैं जिसको देखकर लोग कहते हैं कि ये हॉन्टेड है, कोई स्कूल, कोई बिल्डिंग, कोई होटल का रूम। अगर है तो आप ज़रूर बताइएगा, क्योंकि कुछ अपने व्यूअर्स कनाडा से मुझे मैसेज करते हैं कि हम आपको वैंकूवर से देख रहे हैं, हम आपको ब्रैम्पटन से देख रहे हैं, और भी जो टोरंटो से देख रहे हैं। तो इंतज़ार रहेगा आपके मैसेजेस का, कमेंट्स का इस वीडियो में। खैर, आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक करना मत भूलिएगा, और साथ के साथ ही शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। जो रिटर्निंग व्यूअर्स हैं सब्सक्राइब नहीं करते, उनके सामने भी दरख्वास्त है कि आप भाई सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आप तो जानते हैं कि यहाँ पर आपको रोज़ाना क्या होता है, मिलता है डोज हॉरर का। और साथ के साथ ही 1 अप्रैल से एक नया माइलस्टोन जुड़ने जा रहा है इस चैनल से, और जो इस वीडियो को देख रहे होंगे 31 तारीख को, तो ठीक 10 बजे के बाद जो हमारा जो मैंने सोचा है चैनल के बारे में कि कुछ नया करना है, उसका थोड़ा सा मैं ग्लिम्स आपको दे दूंगा। पोस्ट में जाके आप उसको ढूंढ सकते हैं। तो जो आने वाली शख्सियत है उनके बारे में भी आपको पता लग जाएगा, और क्या नया होने जा रहा है इसके बारे में आपको उस वीडियो में पता लगेगा, यानी कि 1 अप्रैल की वीडियो में। और ये मत समझिएगा कि भाई 1 अप्रैल है और अप्रैल फूल जैसा कुछ होगा, नथिंग, ऐसा कुछ नहीं है। बच्चों का काम मुझे करना पसंद नहीं है। अब बच्चों की उम्र रही नहीं कि हम एक दूसरे को बेवकूफ़ बनाएं, है ना। वैसे ही किस्मत काफ़ी बना देती है। तो 31 तारीख 10 बजे के बाद पोस्ट में ज़रूर देखिएगा। जो चैनल के अप्रैल का जो मैंने सोच के रखा है उसके बारे में कुछ हिंट कहा जा सकता है, कुछ हल्का फुल्का रिवील किया जाएगा। और 1 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक जो वो सारा सिलसिला चलेगा, और उसके बाद फिर रिस्पॉन्स के हिसाब से हम देखेंगे कि ऐसा ही कुछ अलग करते रहना चाहिए या फिर जो कुछ नॉर्मल चल रहा है उसको चलते रहना चाहिए। तो अब हम बढ़ते हैं अगले किस्से की ओर, और अगला किस्सा है विपिन कुमार का। विपिन कुमार, आमतौर पर क्या होता है कि जो जब गर्मियों की छुट्टियां होती हैं तो जो लोग हैं वो अपने नाना नानी के घर जाना पसंद करते हैं, और ख़ास तौर पर जिनका घर गांव में हो, क्योंकि गांव की हरियाली, गांव का खुलापन, मैंने काफ़ी स्टोरीज में इसके बारे में वर्णन किया है। और
हाँ, हालाँकि कुछ ऐसी घटनाएँ होती हैं, वो घटनाएँ ही होती हैं इसलिए तो मैं बात करता हूँ, लेकिन फिर भी एक टच होता है कि भई हम नाना-नानी के घर जाएँगे और खूब खाने को मिलेगा, खूब लाड-प्यार मिलेगा, खूब खेलने को मिलेगा, वगैरह-वगैरह। लेकिन विपिन कुमार को बिल्कुल भी पसंद नहीं होता था, उसको मजबूरी में जाना पड़ता था क्योंकि अब कुछ दिन उनकी माँ भी तो चाहती थी ना कि मैं अपने मायके जाऊँ। हालाँकि ये बात अब की नहीं है, बात है कुछ 1992-93 की, और ये वो गाँव में से एक था जहाँ पर तब के समय में लाइट सिर्फ़ तकरीबन आधा 1 घंटा ही रहती थी, और विपिन का घर शहर में था। अब शहर में 10 घंटे भी लाइट आती होगी, 12 घंटे भी या 15 घंटे भी, पर गाँव से तो कहीं गुना उस ज़्यादा आती, तो यही मेन कारण था और कोई ऐसा कारण नहीं था। तो जब तक तो विपिन छोटे थे तब तो बचे-रुचे तो वो रहते थे, लेकिन अब विपिन की जब इस बार गए गाँव में तो इतनी उम्र तो हो चुकी थी कि वो खुद से थोड़ा बहुता घूम सकते थे। वो खुद से थोड़ा बहुत एक्सप्लोर कर सकते थे, और वो घर में रहना बिल्कुल पसंद नहीं करते थे क्योंकि गर्मी और पसीनो-पसीनी बुरा हाल हो जाता था। खैर, अब कुछ दिनों से विपिन कुछ समय के लिए घर से बाहर जाते और बाद में फिर वापस आ जाते। अब इनकी एक रूटीन बन चुकी थी कि गाँव के रास्ते में, यानी गाँव से कुछ बाहर एक पुराना सा किला था, छोटा सा किला था, और ये इनको काफ़ी ज़्यादा फ़ैसिनेट करता था। ये वहाँ पर बैठना अकेले पसंद करते थे, तो आमतौर पर ये अकेले वहाँ पर बैठे रहते थे और आते-जाते लोग थे उनको निहारते रहते थे। अब एक दिन क्या होता है कि अचानक से इनको आवाज़ आती है, टक टक, जैसे कोई ज़मीन पर लाठी मारे इनके पास आता जा रहा है। ये इस आवाज़ को भली-भाँति पहचानते थे और ये बिना देखे कहते हैं, "नाना जी, आप क्या करने हैं?" ये देखते हैं पीछे के, इनके पीछे से नाना जी अपनी लाठी लेकर चले आ रहे थे। अब वो गाँव से किसी से पूछते पछाते आ जाओगे, भाई मेरे तोते को कहीं देखा है? नाते को, नात क्या हिंदी में क्या कहते हैं, नाती, सॉरी, नाती को। अब नाना जी उसको पूछते हैं कि बेटा तू यहाँ पे क्या कर रहा है? वो कहते हैं कि बस दिल नहीं लग रहा था घर पे। और कहीं ना कहीं नाना जी भी उसको कहते हैं, जानते हैं उसकी भावनाओं को, समझते हैं कि भाई इसके यहाँ पर बैठने का कारण क्या है। कहते हैं कि बेटा अब शहर की सुविधाएं तो यहाँ पर मिलने से रही, लेकिन एक तुझे बात कहूँ तो ना यहाँ पर मत बैठा कर। ये कहते हैं कि नाना जी क्यों, मुझे तो गांव में इससे अच्छी जगह कोई मिली नहीं, शांत है, हाँ आगे जो रास्ता है थोड़ा बहुत चलता है लेकिन आसपास हरियाली है, क्या करूँ, कहाँ पे जाऊँ, यहाँ पे गर्मी भी कम ही लगती है। कुछ एहसास जो है ना वो सर्द एहसास होता है, पता नहीं क्यों लेकिन होता है। तो नाना जी कहते हैं इसलिए तो बेटा कहता हूँ कि जो ये सर्द एहसास है ना, ये सही नहीं है, और ना रुक यहाँ पे। अब जब ये बात सुनते हैं विपिन तो कहते हैं कि बालट होती है कि नाना जी क्या कुछ हुआ है बताओ। तो नाना जी कहते हैं बस तू चल, तुझे रात को बताऊंगा। खैर, अब विपिन उस समय उठते हैं और धीरे धीरे नाना जी के साथ चल पड़ते हैं, और अब इंतजार हो रहा है रात का। रात के समय में खाना वगैरह खाया जाता है और फिर विपिन नाना जी के पीछे पड़ जाता है कि नाना जी बताओ क्या दिक्कत है, क्या बात है, वहां पर क्यों नहीं जाना। नाना जी कहते हैं कि बेटा जो वहां पर सर्द एहसास होता है ना, उसका एक कारण है, और इस चीज को मैंने महसूस किया होगा, तो इसलिए तुझे मैं कह रहा हूँ, और अब तो इस बात को हुक्म ही समझ। विपिन कहते हैं फिर हुआ क्या आपके साथ बताओ। नाना जी कहते हैं कि भाई जब मैं जवान था तब मैंने टांगा वगैरह चलाना शुरू किया था, तो जो स्टेशन है मेरा आमतौर पर यही होता था कि भाई मैं जो गाँव की सवारियां हैं वही ढोता था। जो ट्रेन होती है आमतौर पे आखिरी ट्रेन 6 बजे के आसपास होती थी, तो फिर हम 6 बजे अपना काम खत्म करते थे, घर पे आते थे, खत्म। सर्दियों में थोड़ी सी दिक्कत होती थी, कई बार ट्रेन लेट हो जाती थी, सवारियों को इंतज़ार करना पड़ता था। हाँ, जिस दिन दिहाड़ी अच्छी हो गई हो फिर उस दिन हम इंतज़ार नहीं करते थे क्योंकि धुंध वगैरह होती थी, थोड़ी सी दिक्कत होती थी। आज ही लाइट नहीं है तो पहले तो तुम लाइट का समझ ही सकते हो, तो धुंध में तो बहुत ही ज़्यादा नीलबट्टा सन्नाटा अलग से, है ना। तो ये सब कुछ होता था।
अब कहते हैं कि एक बार क्या हुआ कि कुछ ऐसा मनहूस दिन आया कि जो दिहाड़ी है वो लगी ही नहीं। अब रह दे के जो उम्मीद थी वो बस बची थी एक आखिरी ट्रेन पर, जो तकरीबन 6 बजे के आसपास ही आती थी। हालांकि 6 बजे अंधेरा पड़ जाता था, लेकिन खैर कोई बात नहीं, वेट कर की जा सकती थी। लेकिन मेरी मायूसी जो है वो और तब बढ़ गई जब मुझे पता लगा कि ट्रेन लेट है, और वो ट्रेन तकरीबन 10 साढ़े 10 बजे के आसपास आएगी, और करते करते वो 11:30 बजे आई। अब भाई जब 10 बजे तक रुक गए थे, फिर मैंने सोचा कि 11 साढ़े 11 तक रुक जाते हैं। अब देखते हैं कुछ सवारी मिलेगी भी कि नहीं। लेकिन खुशकिस्मती से एक बाबूजी थे जो मिल गए, और जो इनका गांव था वो हमारा गांव क्रॉस करके था। पहले हमारा गांव आना था, फिर उसके बाद उनका गांव आना था, तो उसकी मुझे मेहनताना भी अच्छा ही मिलने वाला था, तो फिर मैंने मान लिया। लेकिन जब हम स्टेशन से बाहर निकले और जैसे जैसे हम रास्ते पर बढ़ते जा रहे थे, वैसे वैसे धुंध जो है वो घने कोहरे का रूप धारण कर चुकी थी, और बड़ी ही मुश्किल से मैं पहुंचा। और एक बात नोट की, अब जैसे कि जो ये किला है ना, ये बीच में पड़ता है उस गांव के और हमारे गांव के। अब जब मैंने उस किले को पार किया, तो उस घने कोहरे के बीच में भी मुझे एक आकृति दिखाई दी। जहां पर तू बैठा हुआ था ना, वहां पर एक औरत ऐसा लगा था कि बैठी हुई है, जिसके बाल काफी खिलरे हुए हैं, बिखरे हुए हैं, और वो नीचे गर्दन करके बैठी हुई है। मुझे ये बात काफी ज्यादा अटपटी लगी कि भाई इस समय, रात के समय में, जहां पर कोई इंसान तक नहीं दिखाई देता, और एक औरत ऐसे बैठी है। खैर अब मैं सोचूं कौन है, लेकिन अब मैं रुक के तो कुछ कर नहीं सकता था, कुछ बात तो कर नहीं सकता था, सवारी थी साथ में। और चलता गया आगे की तरफ, उसको गांव में छोड़ा। वो भी काफ़ी बाबूजी खुश हुए, और उन्होंने कुछ मेहनताना मुझे ज़्यादा दे दिया। अब मैं वापस काफ़ी खुशी खुशी आ रहा था। लेकिन जैसे ही मैं इस रास्ते में पहुंचा, तो मुझे वो फिर से बैठी हुई दिखाई दी। अब इस समय कोई और था नहीं, ना सवारी थी, तो मैंने रोक कर एक इंसानियत के तौर पर पूछना सही समझा कि भाई अकेली औरत बैठी है, और गांव की जो औरतें होती हैं हमारी बहन बेटी के समान ही होती हैं, माओ के समान ही होती हैं, तो मैं तनिक पूछूं तो सही इनसे कि क्या दिक्कत है जी। अब वो जो औरत है ना, वो वैसे ही सर झुका के बैठी थी, तो मैंने पूछा कि बहन कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, कहीं जाना तो नहीं? अगर जाना है तो मेरा तांगा है, मैं आपको छोड़ आता हूँ, और मैं आपसे कुछ मेहनताना भी नहीं लाऊंगा। अब वो जो औरत है ना, वो बस ना में सर हिलाती है। फिर मैं कहता हूँ कि बहन जी ये जगह इस समय ठीक नहीं है, और आप यहाँ पे मत बैठिए। देखिए मैं भी बाल बीबी वाला इंसान हूँ, तो अगर आपको कुछ किसी तरीके की दिक्कत है तो आप मेरे घर में चल सकती हैं, और आपने अगर वहाँ पर रेस्ट करनी है तो कर दें, मेरी बीबी है, माँ है मेरी। लेकिन फिर से उसका जवाब जो है वो ना में था। वो कुछ बोल ही नहीं रही थी, और ना ही वो सर हिला रही थी ऊपर की ओर, सर कर रही थी। मुझे ये बात काफ़ी अजीब लगती है। 2-3 बार पूछने के बाद मैं सोचता हूँ कि भाई अब कितना ही कहा जा सकता है, और हो सकता है कोई पागल वोगल लड़की तो नहीं है, औरत तो नहीं है, तो मैं चलना ही सही समझता हूँ। लेकिन एक बात अजीब होती है कि इस समय में मेरा जो घोड़ा था ना, वो काफ़ी अजीब हरकतें कर रहा था, जैसे वो मुझे खींच रहा था तने की तरफ कि भाई निकल यहाँ से, है ना। उसको कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था, वो ठीक महसूस नहीं कर रहा था, बार बार वो मुझे तंग परेशान किया जा रहा था, लेकिन मैं उस समय इस चीज़ को भांप नहीं सका। अब कुछ समय बाद क्या होता है कि मैं अपने गांव की तरफ चलना शुरू कर देता हूँ, और फिर से वही एहसास होना शुरू हो जाता है। जो घोड़ा है वो फिर से बहुत ज़्यादा परेशान करने लग पड़ता है, और वहीं दूसरी ओर घना जो कोहरा है वो घना हो जाता है कि मतलब दिख ही नहीं रहा था, तो मैं लालटेन जला लेता हूँ ताकि कुछ तो नज़र आए। और घोड़ा भी शायद इसलिए परेशान कर रहा है कि उसको कुछ नज़र नहीं आ रहा, कहीं खड्डे खुड्डे में ना गिर जाए और रात के समय में नुकसान ना हो जाए। अब जैसे ही मैं लालटेन जलाता हूँ, मेरी सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है, क्योंकि जब लालटेन जलती है तो मेरे टांगे पे एक परछाई नजर आती है। सवारी तो कोई थी नहीं। अब मैं जैसे ही मुड़ के पीछे देखता हूँ, तो वो ही बैठी हुई थी वहां पर। शायद इसलिए घोड़ा भी इतना परेशान कर रहा था। अब बेटा मुझमें हिम्मत नहीं बची थी,
कि मैं कुछ बोल सकूं, कुछ कर सकूं। मैं जैसे बस सन का सन ही रह गया। घोड़ा तांगा चलता जा रहा था, उसकी परछाई की तरह मेरा ध्यान था, जिसके बाल हिलते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन वो ठीक वैसे ही बैठी थी जैसे वो उस सीढ़ी पर बैठी थी। ना वो सर हिला रही थी, ना वो सर ऊपर कर रही थी, और मुझे 110% पक्का पता है कि वो टांगे पर मेरे सामने नहीं बैठी थी। अब जब घर के पास आते हैं, मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ तो पीछे कोई नहीं था। मुझे नहीं पता मुझे नहीं पता कि वो प्रेत आत्मा थी, चुड़ैल थी, डायन थी, या कोई भटकती हुई बेचारी रूह थी। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली इसलिए समझता हूँ कि आमतौर पर जब मैं ऐसी चीज़ों को कहते हैं अपनी गाड़ी में बैठने के लिए, तो वो इंसान को ख़त्म कर देती। मुझे नहीं पता उसने मुझे ख़त्म क्यों नहीं किया, क्योंकि शायद मैंने उसे बहन बोला, शायद मैंने उसे आसरा दिया, शायद मैंने उसे दिलासा दिया कि मेरे घर में भी माँ बहन है, अगर आप चाहें तो आ सकती हैं। ये नहीं मैं समझ पाया, बस इतना समझ पाया कि अगर मैं उस दिन जिंदा बच गया तो शायद कुछ अच्छे कर्म किए होंगे, या शायद उस दिन मैंने समझदारी दिखाई और उसके साथ किसी तरीके की बदतमीजी नहीं की। लेकिन अगर अगर मैं कुछ कर देता ऐसा, तो बात ही खत्म हो जानी थी बेटा। अब जो तुझे सर्द एहसास होता है ना वहां पर, क्योंकि वहां पर वो अभी भी है, पक्की बात है। मैंने कई बार उसको वैसे ही वहां पर ऐसे बैठे हुए रात के समय में देखा है, लेकिन उसके बाद मुझे सच कहूं तो कभी खौफ ही नहीं आया। जैसे मेरा और उसका एक अलग से तरीके का रिश्ता बन सा गया है, शायद भाई बहन का, शायद पिता बेटी का, या शायद माँ बेटे का। क्योंकि मैं एक रिश्ता तो स्थापित कर लिया था ना उसके साथ, कि आप मेरी बहन है। उसकी उम्र क्या है मुझे सही तरीके से नहीं पता, लेकिन शायद उसने भी कोई रिश्ता मेरे साथ स्थापित कर लिया। कई बार सवारियां भरी होती थी, लेकिन कोई भी उसको नोटिस ही नहीं करता था, वो मुझे ही दिखाई देती है। और बेटा, जिस दिन मैं तुझे जाने के लिए कह रहा था ना, जिस जगह पे तू बैठा था, वो बिल्कुल तेरे बगल में बैठी हुई थी, ऐसे ही सर झुका के। तुझे दिखाई नहीं दे रही थी, मुझे दे रही थी। अब मुझे वो नुकसान नहीं पहुंचाती, इसका मतलब ये तो नहीं कि तुझे किसी तरीके का नुकसान न पहुंचाए। और उस आत्मा का सर्द एहसास होता है जिसका तुझे एहसास अच्छा लगता है, लेकिन वो तेरे लिए अच्छा है नहीं बेटा। इसलिए कहता हूँ कि वहां पर मत जा, और जहां पे मर्जी चले जा। अब जब विपिन ये बात सुनते हैं कि भाई जहां पर मैं बैठा था वहां पर एक आत्मा मेरे साथ बैठी थी, तो कोई पागल ही होता वहां पर दोबारा जाता। बकौल विपिन के पहले उनको गांव पहले ही अच्छा नहीं लगता था, अब तो बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगता, क्योंकि रह रहकर एक ही तो जगह बची थी जहां पर ये जाते थे, अपना खाली समय बिता लेते थे जितने दिन छुट्टियां होती थी। आज विपिन बड़े हो गए हैं, बड़े मतलब बच्चे इनके भी बड़े हो गए हैं। गांव में सभी सुविधाएं हैं, नाना जी तो रहे नहीं, बाकी रिश्तेदार हैं वो भी हैं, वो तो हैं। वो किला आज भी वैसे का वैसा ही है, किले नुमा छोटा सा एक किला आज भी वैसे का वैसे ही है। ये उस सीढ़ी को देखकर आज भी खौफ के मारे कांपने लग पड़ते हैं कि जब मैं वहां पर बैठता था तो मेरे साथ ही कोई और भी बैठती थी, जिसको सिर्फ मेरे नाना जी देख पाते थे। क्या आज जब मैं इसको देख रहा हूँ फिर से, वो वहां पर बैठी होगी वैसे ही सर झुका के, बिना कोई जवाब दिए? शायद, हाँ, या शायद हो सकता है कि नाना जी भी वहां पे बैठते हैं। कुछ कहा थोड़ी जा सकता है। खैर, आई होप किस्सा आपको पसंद आया होगा। बेहद इंटरेस्टिंग किस्सा था ये, और नाना जी ने एक अच्छी कहानी सुना दी, एक अच्छा किस्सा सुना दिया अपने दोते को, अपने नाती को। और अब जो इस वीडियो को यहीं पे विराम लगाते हैं, और
अप्रैल का मंथ जो है, मैंने जैसे कहा था, काफ़ी क्रूशियल होने वाला है मेरे लिए। जो कुछ नया शुरू करने जा रहे हैं तो वो आई होप आप सबको पसंद आएगा काफ़ी ज़्यादा, कुछ अलग, कुछ नया। और उसके बाद फिर जैसे जैसे करके चैनल ग्रो करता जाएगा, वैसे वैसे करके ये सब चलता जाएगा। और हाँ, वो कनाडा वाला जो मैंने आपसे क्वेश्चन पुट किया था, जो मेरे व्यूअर्स कनाडा से मुझे देख रहे हैं, तो एक बार वो ज़रूर बताइए कि कनाडा के कुछ ऐसे किस्से हैं, कुछ ऐसे वाक़यात हैं या कुछ ऐसी जगहें हैं। क्योंकि मैं सोच रहा हूँ, एक तो ये अलग कर रहा हूँ, एक रिवील कर भी देता हूँ कि कुछ ऐसे ना इंसिडेंट जो मतलब कोई किसी सब्सक्राइबर के या कोई ऐसे इंसिडेंट तो नहीं है, लेकिन कुछ ऐसी घटनाएं हैं जो एग्जाम्पल के तौर पे किसी प्लेस के बारे में डिस्कशन करना, तो वो भी एक छोटा सा 5-7 मिनट का हम पार्ट कर सकते हैं वीडियो में। तो ये भी मैं सोच रहा था, इसलिए मैं कह रहा था कि आप जो जो जहाँ जहाँ जिस जिस जगह में रहते हैं, जहाँ जहाँ जो स्थान में रहते हैं, और उस स्थान के आसपास का कोई हॉन्टेड लोकेशन, कोई हॉन्टेड प्लेस, हॉन्टेड जगह, बिल्डिंग, जंगल, समथिंग जो भी होगा, उसके बारे में आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं, और उसके बारे में फिर रिसर्च करके डिस्कस किया करेंगे, है ना। तो ये भी कारण था कि कनाडा का मैं थोड़ा सा ज़्यादा पूछ रहा था। और खैर, अब यहीं पे वीडियो को ख़त्म करते हैं, जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में नए किस्सों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिए।